तो गाइज आज जो हम क्लास कर रहे हैं वो पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में मैं आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर रही हूँ कि पेपर के हिसाब से, क्योंकि पेपर है अभी 18 को पेपर है, तो उसके हिसाब से मैं बिल्कुल शॉर्ट नोट दे रही हूँ केमिकल काइनेटिक्स के, कि आपके जो क्वेश्चन जिस पोर्शन से आते हैं मैं वो पोर्शन करा रही हूँ आपको। बाकी आपको डिटेल में मैं बाद में कराऊँगी, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स। देखो, अभी आप केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हो ना, उस केमिकल रिएक्शन को पूरी तरह से समझने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको मतलब कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप उसको समझ पाओगे। जैसे कि मतलब अगर जो रिएक्शन हो रही है, कोई भी आपके पास रिएक्शन जो हो रही है, वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, मतलब उसकी फिजिबिलिटी के बारे में कि वो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, तो वो हम पढ़ते हैं थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ते हैं, ओके। और रिएक्शन कैसे करोगे, मतलब उसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो वो हम पढ़ते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, ठीक है। और रिएक्शन की रेट क्या होगी, मतलब रिएक्शन फास्ट होगी, स्लो होगी, क्या रेट होगी रिएक्शन की, वो हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। किस में पढ़ते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स, ओके। तो केमिकल काइनेटिक्स हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो डील करती हो किसकी स्टडी की, रिएक्शन की रेट को जो बताती हो, मतलब रेट बताए रिएक्शन की, किस रेट से रिएक्शन होगी, फास्ट होगी, स्लो होगी, कैसे रिएक्शन होगी, वो सारा हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। ये शॉर्ट नोट के फॉर्म में प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, तो ये बिल्कुल शॉर्ट बताऊंगी, उसके बाद में मैं डिटेल में आपको केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, अब देखो आपको पता है, अब मैंने क्या बोला कि रेट, तो अब यहाँ पे बात हो रही है रेट की। केमिकल काइनेटिक्स हमें क्या बताती है? रेट बताती है रिएक्शन के। तो रिएक्शन की जो रेट है वो होती क्या है? तो रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले हम क्या समझेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हम बताते हैं? देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे? एज दी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactant और a product in unit time, ठीक है। मतलब एक तरह से हम क्या कह रहे हैं, रेट क्या हो रही है? रेट हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। कंसंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, किसमें? पर यूनिट टाइम। तो ये क्या होती है? आपकी रेट होती है। ये क्या होता है? रेट होता है। तो इससे आपके पास रेट की यूनिट भी निकल के आ जाती है। रेट की यूनिट आप कैसे निकालोगे? रेट की यूनिट कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। टाइम किसमें? सेकंड में, ठीक है। तो ये क्या लेंगे हमने? मोल। वॉल्यूम किसमें ले ली? लीटर में। टाइम क्या है? सेकंड में। तो इसकी यूनिट क्या निकल के आ गई? रेट की मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपके पास यूनिट निकल के आ गई, किसकी? रेट की, ठीक है। किसकी यूनिट निकल के आ गई? रेट की। आपने लिखा, आपके पास ये है, कोई भी आपके पास रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान समझना, कोई भी रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम इसकी रेट वैसे लिखते हैं, हम इसकी रेट लिखते हैं। रेट हम कैसे लिखते हैं? मैंने क्या बोला? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम, ठीक है। तो रिएक्टेंट की लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डी आर, ये रिएक्टेंट है, बाई डी टी। और प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे? डी पी बाई डी टी, ठीक है। डी पी बाई डी टी। तो प्रोडक्ट के लिए अभी तो मैं आपको समझा रही हूँ, बाकी पूरा डिटेल में बाद में बताऊंगी। अभी सिर्फ आप ये ध्यान रखो कि रिएक्टेंट जब भी हम बात करें तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा और प्रोडक्ट के सामने प्लस साइन आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि रेट हम किस तरीके से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या हम बात कर ले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। यूनिट मैंने आपको बताई दी, यूनिट क्या होती है इसकी, इस तरीके से आपने निकाल ली यूनिट। अगर यही चीज़ आपसे गैशियस आपके पास किसने पूछ ले? रिएक्शन में पूछ ले कि अब बताओ रेट की रिएक्शन यूनिट क्या होगी, तो उसमें क्या हो जाएगा? प्रेशर आ जाएगा, तो उसमें यूनिट क्या हो जाएगी? एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स, ये, ठीक है। एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स, तो ये आपके पास उसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, जब भी बहुत अच्छा, दो चीज़ और बता देती हूँ आपको। एवरेज, अगर आपसे पूछे रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। दूसरा आपसे पूछे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखते हो? एवरेज रेट, देखो ये क्या होती है? एवरेज वैल्यू होती है। वैल्यू क्या? एवरेज वैल्यू ड्यूरिंग अ लार्ज टाइम इंटरवल, ठीक है। इंटरवल, तो देखो
ये होती है आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होती है, उसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं ड्यूरिंग लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम में। आप उसकी एवरेज वैल्यू निकाल लो, वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ जाती है। इंस्टेंटेनियस क्या होती है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब किसी पर्टिकुलर कह सकते हैं इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, कि हाँ इस टाइम पे हमें रेट निकालनी है, तो वो कौन सी रेट होती है, वो इंस्टेंटेनियस रेट होती है। एवरेज को हम कैसे लिखते हैं, आर। एवरेज रेट हम कैसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, इसके अंदर हम बात करें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात की जा रही है, मतलब जहाँ पे डेल्टा टी जो है वो अप्रोच किसको करे, जीरो को अप्रोच करे, तो हम उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो हम कैसे लिखते हैं, बस इतना ही फर्क है, इसमें कोई कुछ पूछता नहीं, बस मैं एक बार बता रही हूँ आपको, ठीक है। वो इस तरीके से प्लस में dp बाई dt, आप समझ गए ये चीजें। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, देखो ध्यान सुनो। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेती हूँ और उससे आपको समझाती हूँ। देखो N2 + 3H2 क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है, ठीक है, ये है आपके पास। अब आ जाएगी भाई इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, कैसे लिखोगे, इस रिएक्शन की रेट कैसे लिखोगे। तो याद रखना, मैंने अभी क्या सिखाया था आपको कि जब भी आप क्या लिखते हो, रेट लिखते हो तो आपको क्या करना है, रिएक्शन की रेट लिखनी है। आपको क्या लिखना है, जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट है d/dt, ठीक है, रिएक्टेंट क्या है N2 यहाँ लिखो, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट है माइनस आ जाएगा इधर, ठीक है। ये मैं अगर इसको मैंने बोला ना डिटेल में पढ़ाऊंगी तो स्टिक्योमेट्री, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन सब कुछ बताना होता है, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन के हिसाब से करा रही हूँ, ठीक है। ये स्टिक्योमेट्री है, यहाँ पे क्या 3 है, तो जो यहाँ पे लिखा होता है उसको 1/, में ले लो 1/3, ठीक है, d/dt और H2। और ये भी क्या है, रिएक्टेंट है तो माइनस, ये क्या है, प्रोडक्ट है तो 1/2, ठीक है, d/dt NH3, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, अगर कोई भी इसकी रेट पूछे तो आपको इस तरीके से बताना है, ठीक है ना। अब आ जाए यहाँ पे कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, ये ध्यान समझना, यहाँ पे गलती जाती है एक बार, डिकम्पोजिशन, ठीक है, यहाँ पे ध्यान समझना। और रेट ऑफ फॉर्मेशन कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं। देखो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन पूछ लें आपसे, किसकी, N2 की पूछ लें, किसकी, N2 की। तो N2 की रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या है, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या हो गई N2 की, -d/dt N2, ये हो गई, ठीक है, ये हो गई। रेट ऑफ फॉर्मेशन किसकी पूछ रहे हैं हमारे पास, रेट ऑफ फॉर्म हमारे पास क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है NH3। रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या लिखोगे, d/dt क्या हो जाएगा NH3, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसकी, NH3 की। इस तरीके से देखो एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, जो मैं आपको यहाँ पे एक समझाने वाली हूँ बात, कि जब रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है ना वो अलग अलग चीज है, मतलब यहाँ पे अगर हम इनकी रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं वो अलग अलग है, ठीक है, और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फॉर्मेशन वो अलग चीज है। मतलब क्या हुआ, दोनों अलग बात है। कैसे, देखो यहाँ पे तो चलो ठीक है, ये सेम हो गई कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आप सिंपल देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखा हुआ है, अगर N2 के आपने ये लिख दिया तो आपने ये लिख दिया, और वही रेट ऑफ डिकम्पोजिशन आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखो फॉर्मेशन में क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है, तो क्या बन रहा है यहाँ पे NH3 बन रहा है। तो यहाँ पे देखो रेट जो अगर हम इसकी लिख रहे हैं तो वो हमारे पास ये आ रही है 1/2 d/, क्योंकि हमें स्टिक्योमेट्री भी साथ में लिखना होता है। लेकिन रेट ऑफ फॉर्मेशन में क्या होगा, आपको स्टिक्योमेट्री हटा के सिंपल आपको ये लिखना है, बहुत ही सिंपल मैं समझा रही हूँ आपको चीजें, ये लिखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर देखो स्टिक्योमेट्री यहाँ पे क्या है, 1 है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है सामने, तो मतलब 1 है। अगर स्टिक्योमेट्री 1 है तो रेट जो है रिएक्शन की और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो होगा N2 का और रेट रिएक्शन N2 की क्या हो जाएगी, दोनों सेम हो जाएगी 1 हो तो। लेकिन 1 से अलग होगा तो दोनों अलग हो जाएगी, क्यों, अगर इसकी रेट देखो अगर H2 की तो वो क्या होती है, अगर सॉरी रेट ऑफ H2 क्या होगी, ये होती है। अगर इसका पूछ लिया जाए आपसे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है, ऑफ H2 वो क्या होगी, डिकम्पोजिशन पूछ ली ना, तो अब क्या लिखोगे आप, d/dt सामने माइनस H2, ये लिख दोगे। तो देखो जब स्टिक्योमेट्री 1 था तब तो रेट ऑफ रिएक्शन N2 की और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन N2 का बराबर है, एक जैसे है। लेकिन जैसे स्टिक्योमेट्री डिफरेंट हुआ तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन आपके पास ये आ गई और रेट ऑफ रिएक्शन H2 की क्या आ गई, ये आ गई, डिफरेंट हो गया। समझ रहे हो मेरी बात, ये समझ रहे हो, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। मैं फिर एक और एग्जांपल लेती हूँ, A + B जो है आपका C बना रहा है, मान लो ये 3A है, ठीक है, 4B है और यहाँ पे 2C है, ऐसे है, ठीक है। अब आ जाए, देखो अब इसका लिख लेते हैं एक बार सारा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, क्योंकि रिएक्टेंट क्या है, A है, 2 ट्राई, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ A क्या होगी, हम लिख लेते हैं d/dt, रिएक्टेंट है माइनस साथ में रखना, A ये होगी। अच्छा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ B वो क्या होगी,
माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी, ऐसे होगी। ठीक है, अब आ जाए रेट, यहीं पे लिख लेती हूँ, रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या बन रहा है, सी बन रहा है, ऑफ सी, वो क्या हो जाएगी, डी बाई डी टी सी, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डी बाई डी टी सी, डी सी बाई डी टी, या इसको ब्रैकेट को हटा के डी बाई डी टी बी, ठीक है, डी बाई डी टी ए, ऐसे। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब ध्यान से देखो, अगर इसका पूछ लिया जाए रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, रिएक्शन की रेट लिखो। मैंने क्या बोला, रिएक्शन की रेट को आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की फॉर्म में भी दिखा सकते हो और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की फॉर्म में भी दिखा सकते हो। तो रेट जो है गलत नहीं होगा अगर ये लिख दे हम 1/3 डी बाई डी टी ऑफ ए, ये हो गया, रिएक्टेंट की फॉर्म में दिखा दिया मैंने। क्या इसको, इसकी रेट क्या हो गई, ये हो गई। अब देखो रेट जो है और डिकम्पोजिशन रेट है और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। दिख रहा है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन वो क्या होगी, 1/4 माइनस डी बाई डी टी बी, ये हो गई। और इसकी क्या हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन सी की, ये बी की है, ये सी की, क्या हो जाएगी 1/2 प्लस रहेगा डी बाई डी टी ऑफ सी, ये हो गई। ये आपको समझ में आ गया? तो गाइस ये जो मैंने समझाया इससे आपको, ये आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको क्यों ऐसा बताया, सारा समझाया। आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि कोई रिएक्शन दे रखी है आपके पास 2A प्लस B इक्वल टू 3Z, ये दे रखा है। ठीक है, और आपको दे रखा है कि रेट ऑफ कंजप्शन, भाई A का जो कंजप्शन कितना हो रहा है, रेट ऑफ कंजप्शन कितना जो है, A जो है वो कंज्यूम हो रहा है ऑफ A, ठीक है, वो क्या है 2 × 10⁻⁴। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Z बताओ, ये क्या होगा। आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से सुनो। ठीक है, अब देखो आपके पास रिएक्शन गिवन है, आपको रेट ऑफ कंजप्शन मतलब कितना A जो है वो टूट टाट के कितना A यूज हो गया है और कितना Z फॉर्मेशन होनी है वो बताना है। ठीक है, देखो अब आप लिख लो यहाँ पे रेट ऑफ कंजप्शन मतलब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, ऐसे याद रखो। ठीक है, कितना A टूट के Z में जा रहा है, कितना A जो है वो कंज्यूम हो गया, कितना A खत्म हो गया है। ठीक है, एक तरह से। अब देखो यहाँ पे कैसे लिखोगे, इसकी अगर हम ओवरऑल रेट लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, इस पूरी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपने क्या देखा, आपने यहाँ पे देखा 1/2 माइनस डी बाई डी टी ए इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी बी, ठीक है, इक्वल टू 1/3 प्लस में रहेगा डी बाई डी टी जेड, आपने लिख लिया ये। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, रेट ऑफ कंजप्शन, तो रेट ऑफ कंजप्शन कैसे लिखोगे आप, लिख लो A का दे रखा है तो A की लिखो, A क्या है यहाँ पे, ये रहा डी बाई डी टी, रिएक्टेंट है माइनस A, ये हो गई रेट ऑफ कंजप्शन। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखोगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका, Z का, वो क्या हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ Z, ये हो गया। ठीक है, अब आप देखो ध्यान सुनो इस क्वेश्चन को, हमें क्या निकालना है, ये हमें गिवन है, ये हमें निकालना है, तो हम दोनों डाटा को उठा लेंगे 1/2 क्योंकि सब इक्वल में है, डी बाई डी टी ऐसे ही निकालते हैं इन क्वेश्चंस को, ये इक्वल रख लो, इसके ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, मतलब तीनों इक्वल ही हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 1/3 डी बाई डी टी जेड। अब ध्यान से देखना, ये हो गया आपके पास। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, कई बार क्वेश्चन में गलती क्या हो जाती है कि हम लोग क्या करते हैं, माइनस को भी ले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, और आंसर में वहाँ पे माइनस के फॉर्म में भी गिवन होता है और प्लस में भी गिवन होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, रेट ऑफ कंजप्शन, ये अब इसने कहा रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ A, ये गिवन है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन Z का ये निकालना है आपको। अब देखो आपको मतलब ये निकालना है, अब और आपको ये वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू, ये जो माइनस साथ में है इसके। ठीक है, ये वैल्यू गिवन है, मतलब इसको और सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं डी बाई डी टी जेड, यही तो निकालना है फॉर्मेशन में, यही तो हमें निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन, लिख लिया हमने इधर। ठीक है, अब जो 1/3 है वो इधर आ जाएगा, इधर क्या है 1/2, ध्यान से देखना, इसको माइनस को अंदर ले लेते हैं, डी बाई डी टी ए, ध्यान से देखो, इसको आप सीधा एक काम करो ऐसे लिख लो। ठीक है, डी ए बाई डी टी। ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट फिर एक ब्रैकेट ऐसे नहीं हो रहा है ना, इसीलिए देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे अब यहाँ क्या था 1/3 था, ये था हमारे पास, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Z निकालना है, तो डी बाई डी टी, रेट ऑफ फॉर्मेशन तो यही हुआ, ये निकालना है, तो ये 1/3 कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 1/3 3 मल्टीप्लाई 1/2, और आपके पास क्या है माइनस डी बाई डी टी, ये माइनस इसके साथ रखना है, ये जो आपको गिवन है।
ये माइनस आपको, क्योंकि ये है रेट ऑफ कंजप्शन, यही तो है माइनस साथ में, ये है रेट ऑफ कंजप्शन, इसकी पूरे की वैल्यू गिवन है ये। तो आपको क्या लिखना है 3 इंटू में 1/2, और ये जो वैल्यू गिवन है इस पूरे की क्या गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -4। क्या आ गया 3/2 2 इंटू 10 की पावर -4। अब इसको आप सॉल्व कर लेना। मेरा इस क्वेश्चन को समझाने का सिर्फ एक मोटो यही था कि आप क्वेश्चन में गलती ना करो। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से क्वेश्चन आता है, ऐसी बात नहीं है नहीं आता है, आता है, तो यही माइनस प्लस की गलती जाती है। वही समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल समझाया ताकि आप क्वेश्चन को गलत ना करो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम रेट लिखते हैं, इस तरीके से हम रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या कंजप्शन कह सकते हो आप उसको। ये ए का ये है गिवन है और रेट ऑफ फॉर्मेशन आपको जेड निकालना है। तो आप पूरी रिएक्शन का पहले रेट लिख लो इस तरीके से। मान लो अगर इसकी वैल्यू गिवन होती, ये देखो ये रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी गिवन होता कि बी के रेट ऑफ कंजप्शन इतना है, तो आप ये उठा लेते, और जेड का पूछा होता तो आप इन दोनों टर्म्स को इक्वल रख देते, है ना। और यहाँ पे तो माइनस इसकी वैल्यू कितनी गिवन थी, इतनी, और डायरेक्ट इतना 1/3 यहाँ से निकाल लो, ये इसको पुट करके। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए कराया ताकि आपकी ये क्वेश्चन में कोई गलती ना हो, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो ध्यान से, कि आपके पास कोई रिएक्शन है A प्लस B, ठीक है, और ये देखो C प्लस D, ये रिएक्शन गिवन है आपके पास, ठीक है ना, ये आपके पास रिएक्शन है, ठीक है। अब हम इसकी रेट कैसे लिखेंगे? रेट लिखने के दो तरीके हैं, एक आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कि रेट जो होगा वो किसके बराबर होता है, आपने पढ़ा है कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, या फिर आप कुछ लो सिंपल, एक बार देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट AB, ठीक है, इसके बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और इसके ऊपर हमने यहाँ पे लिख दिया X और Y, मैं सारा समझाऊंगी आपको, ध्यान से देखो, ठीक है। अब रेट लिखो, रेट इक्वल टू AX BY, और जो ये कांस्टेंट, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा है वो किस कांस्टेंट से हटा है, K कांस्टेंट से, ये आपने रेट लिख दिया, ठीक है। तो रेट हम कैसे लिखते हैं, आपने अभी तक रेट क्या पढ़ा है कि रेट हमने लिख दिया कि रेट जो हम लिखते हैं -d/dt ऑफ जो भी आपने रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट ले लो, ठीक है, वो किसके बराबर। अभी आप देखो, आपने रेट अभी पीछे सारी पढ़ी है, रिएक्टेंट जो भी है आपके पास यहाँ पे, तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या है A, तो यहाँ पे लिख दो A, ठीक है, -d/dt ऑफ B इक्वल टू d/dt ऑफ C इक्वल टू d/dt ऑफ D, ठीक है। ये हो गया, ये हम रेट ऐसे लिखते थे, ये किसके बराबर हो गया, ये जो हमारे पास वैल्यू की A पावर X B की पावर Y, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया रेट लॉ, ये क्या हो गया रेट लॉ, ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया रेट लॉ। तो आपके पास कोई रिएक्शन गिवन है, उसकी अगर रेट लिखनी है तो कैसे लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट आ जाता है, और जो रिएक्टेंट होती है उसके ऊपर उसकी X प्लस ये जो Y, ये X Y हमने क्यों लिखा है, A B क्यों नहीं लिखा, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे ध्यान से सुनो, A और B जो होता है स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, X और Y दोनों का सम जो होता है, हमेशा याद रखना, जो यहाँ पे वैल्यूज होती है, जो पावर में वैल्यू होती है, वो हमें रिएक्शन का ऑर्डर बताती है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ठीक है, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। और जो ये जो X Y है ये A और B के बराबर भी हो सकती है और इनकी वैल्यूज अलग भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसको A B नहीं लिखा, क्योंकि A B लिख देती तो आपको लगता है कि जो भी स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है, मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो आप यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते, 3 + 2 5 ऑर्डर, तो ऐसे तो नहीं होता ना। तो यहाँ पे जो ये पावर्स होती है ये हमें रिएक्शन का ऑर्डर बताती है कि वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो X और Y जो होता है, X जो है वो A के बराबर हो भी सकता है और X A के बराबर नहीं हो सकता, Y जो है वो B के बराबर हो भी सकता है और Y B के बराबर नहीं हो सकता। और ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँ जब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कब होता है ये, ठीक है। अभी एग्जाम के हिसाब से आप इतना ही ध्यान रखो। ये हो गया हमारे पास रेट लॉ। रेट को हम एक्सप्रेस ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, और इस फॉर्म में भी करते हैं, ठीक है। तो हमने इस पूरे को बोला ये है रेट लॉ। तो गाइस यहाँ से आपको समझ में आया रेट लॉ। रेट लॉ में क्या है कि आपके पास क्या है कि जो रेट है किसी भी रिएक्शन की वो क्या है, उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। कंसंट्रेशन ले रखी है हमने यहाँ पे रिएक्टेंट की और हर किसी के ऊपर कुछ ना कुछ पावर है, और ये जो पावर है ये स्टिक्योमेट्री के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है, नहीं भी वो हो सकती है इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये होता है रेट लॉ। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान से मेरी बात, अब ये जो के है, के इसको हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट जो होता है वो जो होता है डजंट डिपेंड ऑन, वो
डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उस पर डिपेंड नहीं करता, वो चेंज हो, कम हो, ज़्यादा हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और इसकी जो यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की, वो किस पे डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के ऑर्डर पे, ठीक है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा के की वैल्यू बढ़ेगी उतनी ज़्यादा रेट बढ़ेगी, समझ रहे हो। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि किस तरीके से आप जो होता है, मैंने क्या बोला, x प्लस वाई हमें बताता है कि वो रिएक्शन का ऑर्डर बताता है कि वो 0 है, 1 ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, सो ऑन कितना है, ठीक है। तो ये आपको वो बताता है, ठीक है। और इवन अब फ्रैक्शन भी वो बता देता है, ठीक है ना। अब ध्यान सुनो, अब देखो, क्योंकि जब डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ आपको एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते हैं 2-3 तो गलत ना हो इसीलिए बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से कि अब मैं बताती हूँ आपको कि यूनिट कैसे निकालते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। उससे हमें ऑर्डर पता चल जाता है। ध्यान से देखो, रेट क्या होती है, रेट इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ये मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो यहाँ से के निकालोगे, कैसे निकालोगे, रेट, रेट के नीचे क्या आएगा, ए पावर एक्स बी की पावर वाई, ठीक है। रेट क्या होती है, रेट जो हमारे पास होती है वो होती है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ये होती है रेट, ठीक है। इनटू में 1/, ये मैंने ले लिया 1, रेट ऐसे कर लिया, इसको ऐसे खोल लिया, इतना तो सबको आता है यार। इनटू में इसको 1/, ऐसे लिख दो तो भी सेम ही बात है, बात तो सेम ही है ना, ठीक है। तो मैंने ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये कंसंट्रेशन है और उसकी पावर n कर दो, ठीक है, ठीक है। ये है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन, ये जो मैं n लिखा है ना, ये तो मैंने कंसंट्रेशन मैंने शॉर्टकट में लिखा है, तब n लिखा था, ये यहाँ पे इसकी पावर n है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो, अब इसके पास हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल गया, 1/टाइम इनटू में, देखो ये नीचे लेके आएंगे तो इसमें एक माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/कंसंट्रेशन की पावर n-1, ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आ गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। के की वैल्यू कैसे निकालते हो, यूनिट 1/टाइम इंटू 1/कंसंट्रेशन की पावर n-1, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। अगर आपकी जो रिएक्शन है वो गैसियस रिएक्शन है तो आपको कैसे निकालना है, 1/ यहाँ पे लिखना है टाइम, और कंसंट्रेशन में यहाँ पे क्या ले लोगे, एटमोस्फियर n-1, ये लेना आपको, ठीक है, ये लेना आपको, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो अब आपके पास आ गया 0 ऑर्डर, 0 दिख रहा है, 1 मिनट, ठीक है, 0 ऑर्डर, ठीक है, 0 ऑर्डर, 0 ऑर्डर मतलब इसमें n की वैल्यू क्या है, 0 है। तो आपने ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है, फॉर्मूला लगाया, k की वैल्यू, इसमें यूनिट निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनो, 0 ऑर्डर में डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है, देखो k की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पे यूनिट निकाल रहे हैं। अब कैसे निकालोगे इसमें, देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं इसको और खोल देती हूँ। टाइम कंसंट्रेशन, आपको मैंने कंसंट्रेशन का फॉर्मूला बहुत बार बता दिया, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, तो हमने मोल पर लीटर लिया, लीटर में लिए वॉल्यूम को, टाइम को सेकंड में, तो 1/टाइम इंटू में 1/कंसंट्रेशन n-1, यही था 1/टाइम सेकंड, ठीक है, इंटू में 1/कंसंट्रेशन क्या होती है, यूनिट मोल पर लीटर, ये होती है n-1, n की वैल्यू 0, 0-1, ठीक है। इधर देखो अब क्या हो गया, 1/सेकंड इंटू में 1/मोल पर लीटर -1, ये आपके पास आया। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये ऊपर जाएगा, अब यहाँ पे देखो ये आपके पास है, ये ऊपर ले जाओ तो सेकंड इनवर्स ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पे ये देखो 1/मोल पर लीटर, ये तो इसके नीचे लीटर था, लीटर तो ऊपर चला गया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीटर -1, और मोल जो है 1/मोल, अगर ये ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मोल, ठीक है, ये आ गया। मतलब इसको मैं सॉल्व सिंपल लिखूँ तो मोल पर लीटर सेकेंड, ये आपके पास यूनिट निकल के आ गई है, ये आपके पास यूनिट निकल के आ गई है, ठीक है, ये आपके पास। और गैसियस रिएक्शन हो और 0 ऑर्डर हो तो अब क्या आ जाएगा, उसमें इसकी जगह आपको क्या लिखना है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर है ना यहाँ पे, एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स, ये आ गया, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक चार्ट बना देती हूँ आपके लिए। 0 ऑर्डर के लिए आपने निकाल दी, 0 ऑर्डर के लिए के की जो यूनिट है वो क्या आई है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ये आया है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या आएगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख लो 1/टाइम रख लो इंटू में 1/कंसंट्रेशन पावर n-1, तो फर्स्ट ऑर्डर है तो n की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 - 1 क्या होगी 0, तो 1 - 1 क्या हो जाएगी यहाँ पे
0 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या यूनिट निकल के आ जाएगी यहाँ से, इसकी आ जाएगी, सिर्फ ये आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 जो है ये, तो सेकंड इनवर्स ये आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स, इस तरीके से, ठीक है ना, सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होता है, सेकंड ऑर्डर के लिए आप निकाल लो भाई, फिर आप 2 रख दो यहाँ पे, 2 - 1 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये आ गया आपके पास, ठीक है, ये आ गई आपके पास। और अगर गैसियस हो तो क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेरियस इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है। इन यूनिट का फायदा भी बताती हूँ आपको, एक चीज़ और बताती हूँ, कई बार क्वेश्चंस में ना आपको समझ में नहीं आया, कुछ चीज़ें नहीं गिवन होती है, आप कैसे सोचोगे भाई मैं कैसे, आपको कोई डाटा गिवन होगा और साथ में यूनिट गिवन होती है, और फिर आपको उसमें सॉरी उस क्वेश्चन में कई बार आपको यूनिट देख लोगे आप कि हाँ ये तो मोल पर लीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब ये कौन सा ऑर्डर है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसमें 0 ऑर्डर वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ठीक है। उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 0 ऑर्डर वाला फॉर्मूला लगेगा। मान लो आपके पास वैल्यू गिवन हो, कुछ भी वैल्यू गिवन हो, जैसे आगे मैं बताऊंगी आपको टी हाफ कैसे निकालते, तो आपसे पूछ लिया कि आपके पास ये वैल्यू गिवन है कंसंट्रेशन की, और साथ में ये यूनिट लगा के दे दे और बताए ना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, और पूछ ले कि इसका टी हाफ बताओ, हाफ लाइफ टाइम बताओ, तो कैसे बताओगे, आपको पता ही, आप सोचोगे यार ये तो कौन सा ऑर्डर है, मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, तो आपको यूनिट देखनी है, ठीक है, यूनिट, क्योंकि उसका कुछ चीज़ ना बताने का रीज़न यही है कि उसने यूनिट के थ्रू उस चीज़ को बता दिया और आपको क्वेश्चन में ढूंढना है, आपको इतना दिमाग तो लगाना होगा। तो आप यूनिट देख के बताओगे कि वो 0 ऑर्डर है, फिर 0 ऑर्डर वाले फॉर्मूले अप्लाई करोगे, ठीक है ना, ठीक है। तो गाइज अब मैं आप स्टार्ट करती हूँ, जैसे हमने इंटीग्रेटेड लॉ निकालते हैं, पूरा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस निकालते हैं डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए, तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे अभी नहीं कराऊंगी कि मैं आपको यहाँ पे मैं बता रही हूँ, शॉर्ट है, एक ही क्लास में बता रही हूँ, मोटी मोटी चीज़ें सारी, जहाँ से क्वेश्चंस मैंने अभी तक पुराने पेपर में देखे हैं, तो वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जब भी हम लिखते हैं उसका मैं पूरा तरीका नहीं बताऊंगी, आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगी, उससे आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे भी हमने कोई रिएक्शन लिखी है, हम क्या लिखते हैं, कोई रिएक्टेंट है ए और वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में पी में, ठीक है। टी टाइम, जब टाइम 0 होता है, तो कंसंट्रेशन मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है, ठीक है, अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, तो प्रोडक्ट तो कुछ बना ही नहीं, 0। कुछ टाइम के बाद, कुछ टी टाइम के बाद आप देखते हो कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या रह गई, वो ए रह गई, और जो कुछ प्रोडक्ट बन गया वो क्या है, एक्स प्रोडक्ट बन गया। मतलब क्या हो गया, एक तरह से हम कहेंगे कि इस ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी ए नोड, उसमें से ये एक्स माइनस कर दो, तो वो आपके पास क्या हो गई, ये वाली कंसंट्रेशन हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, आपको पता है यहाँ पे एक बात तो ये पक्का पता है आपको कि ए नोड जो है वो किससे ज़्यादा है, ए से। अरे भाई टी टाइम पे कुछ तो ए नोड में से कट के टूट टाट के प्रोडक्ट बन गया है, वो कितना है, एक्स अमाउंट है, तो और जो ये जो ए की बची अमाउंट वो कितनी बची है, ए, तो मतलब इससे तो कम ही हुआ ना, ए नोड क्या हुआ, ए से ज़्यादा हुआ, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखो अब ए नोड ए से बराबर हो गया, ठीक है, सॉरी ए नोड ए से बड़ा हो गया। अब ए नोड को ए के बराबर करना चाहते हो, मतलब ए को आप ए नोड के बराबर करना चाहते हो, इन दोनों को अगर आप बराबर करोगे तो कैसे करो, कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। कैसे, ए नोड में ए के बराबर ये तब होगा जब ए के अंदर आपने के टी को जोड़ दिया, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। ये मैंने फॉर्मूला याद करने का तरीका बताया कि आप इससे इस तरीके से याद रखोगे, ए नोट इज इक्वल टू ए प्लस के टी, और रेट कांस्टेंट अगर के की वैल्यू पूछ लिया जाए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो कैसे करोगे, ए नोट माइनस ए अपॉन टी 1/t ए नोट माइनस ए, ध्यान में। तो ये आपको याद रखना है, ये है 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू के, ठीक है, 0 ऑर्डर के लिए, समझ रहे हो, ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ये फॉर्मूले पूछे तो ये आपको मैंने बता दिया 0 ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर के लिए, ठीक है। अगर यही आपसे पूछ ले कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर में आपको कितना ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ आपको क्या लगाना है, एल लगा देना है, ठीक है, एल लगाना है, मतलब लॉग जो है आपको उसका करना है। तो कैसे करोगे इसको आपने लिख दिया, जितना भी जो फॉर्मूला है ये, इसमें एल लगा दो, एल ए नोड एल ए प्लस क्या है के टी, तो ये आपके आ गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला निकल के। अब इसको आपने इसमें के की रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, एल एन, ठीक है, ए नोड माइनस एल एन ए अपॉन टी, ये हो गया ना। देखो अब ये कई बार इस फॉर्म में पूछ लेते भाई, अगर तुम नेचुरल लॉग को हटाओगे और लॉग में कन्वर्ट करोगे तो कैसे होगा, 2.303 यही करोगे मल्टीप्लाई, तो ये टी जो है हमने कॉमन बाहर ले लिया, ठीक है, और आपने कर दिया लॉग। अब लॉग ए नोड माइनस ए क्या होता है, जब डिवाइड में होता है तो मतलब ए नोड बाई ए, ये तो आप कर ही लोगे मैथ
इतना आता है। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन के आ गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। मतलब आपको मैं एक ही तरीके से ट्रिक की तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको याद कैसे रखने हैं, नहीं तो भूल जाते हैं। सेकंड ऑर्डर के लिए कैसे करना है, ध्यान से देखो। सेकंड ऑर्डर के लिए आप कैसे करोगे, सेकंड ऑर्डर में आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें याद रखो कि 1/a ले लो, बड़ा है 1/a नोड से। पहले क्या था, a नोड a से बड़ा है, 0 में ये था ना। फर्स्ट में आपने क्या सिर्फ नेचुरल लॉग लगा दो वहाँ पे, ठीक है, एल लगा दो, और यहाँ पे क्या हो 1/a को ग्रेटर देन 1/a नोड, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला याद करने का तरीका आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट लिख लो या फिर आप याद कर लो। तो 1/a इज इक्वल टू 1/a नोड प्लस KT, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए। और अगर आपसे पूछे सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, ये क्या है, रेट कांस्टेंट, ये इनिशियल, ये फाइनल, जो ये टी टाइम पे जो कंसंट्रेशन थी और ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो आप इसको K कैसे लिखोगे, K का फॉर्मूला है 1/T 1/a माइनस 1/a नोड, ये हो गया फॉर सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। थर्ड के लिए पूछ ले तो आप कैसे लिखोगे, K इक्वल टू थर्ड ऑर्डर के लिए तो बस इसमें स्केयर कर दो, a का स्केयर इज इक्वल टू 1/a नोड का स्केयर प्लस KT, ये आ गया, प्लस KT भी अब स्केयर हो गया तो ये 2KT, ये थर्ड ऑर्डर के लिए आ गया, ठीक है। ये थर्ड ऑर्डर के लिए। किसी भी nth ऑर्डर के लिए आपसे अगर अगर ये फॉर्मूला निकलवाए, यहाँ से K की वैल्यू निकाल ही सकते हो, तो रेट कांस्टेंट निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे K की वैल्यू जब किसी के लिए भी निकलवाओ तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो, n-1/a नोड n-1 प्लस n-1 KT, nth ऑर्डर के लिए ये आपके पास फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। nth ऑर्डर के लिए आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में सेकंड थर्ड ऑर्डर तक ही पूछेंगे, ज़्यादा नहीं पूछेंगे, सेकंड ऑर्डर तक ही पूछेंगे, जहाँ तक वो थर्ड पूछ सकते हो तो आपको ध्यान रखना। अगर उससे आगे वो पूछेंगे नहीं, बट मैंने आपको फिर भी बता दिया, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आप इससे पूछे थर्ड ऑर्डर में रेट कांस्टेंट, तो यहाँ पे ये K है ना भाई, इसको निकाल दो, इसकी वैल्यू 1 K कैसे निकलेगा भाई, 2KT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस 1/a नोड का स्क्वायर, ठीक है। 2KT था, अब K निकालना है तो ये T क्या आ जाएगा 1/T, और 2 इसके साथ रहेगा तो 1/2T, और ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। और ये मैंने तब लिया है कि जब आपके पास जो रिएक्टेंट है, देखो सेकंड ऑर्डर में क्या लिया, जैसे A रिएक्टेंट है तो 2A, ये आपके पास क्या बना रहा है 2A, आपके पास कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, तो K रेट क्या होती है A की पावर 2K, ठीक है। तो ये है तो क्या सेकंड ऑर्डर, तो रिएक्टेंट क्या है, सेम रिएक्टेंट है, हमने लिया है। अगर डिफरेंट है उसका अलग फॉर्मूला होगा, लेकिन वो नहीं पूछेंगे, इतना ही आप ध्यान रखो, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने सारे इकट्ठे आपको साथ एक ही जगह पे आपको बता दिए हैं कि किस तरीके से आपको इनको करना है, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर के लिए अगर हम हाफ लाइफ टाइम का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका ये इज इक्वल टू a नोड बाई 2K, ठीक है। ये होता है आपका टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर के लिए। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, टी हाफ ए नोड इसमें इधर ले आओ बाई ए नोड इज इक्वल टू 1/2K, और ये क्या है, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, इस तरीके से। और इससे फिर आप एक और फॉर्मूला बना सकते हो भाई, टी हाफ किसी एक रिएक्शन का गिवन है 1, और ए नोट जो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्शन गिवन है तो वो भी 1 हो जाएगा, और दूसरी रिएक्शन का टी हाफ जो है वो क्या हो जाएगा। देखो मतलब मैं इसमें क्या बताना चाह रही हूँ, फॉर्मूला निकालने का तरीका देखो, मैं कह रही हूँ कोई दो डिफरेंट रिएक्शंस हैं और इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है उनकी, और आपसे पूछा जाए कि टी हाफ, तो एक नया फॉर्मूला और बन जाता है। इसी से नया फॉर्मूला क्या, इसी से बन जाएगा। 2 रिएक्शन है, 3 रिएक्शन हो, 4 रिएक्शन हो, कुछ भी हो, तो टी हाफ क्या है, ये किसी फर्स्ट रिएक्शन का हाफ टाइम है, और ए नोड फर्स्ट रिएक्शन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट ही तो है, ठीक है। दूसरे के लिए हम क्या लिखेंगे, टी हाफ सेकेंड रिएक्शन ए नोड सेकेंड रिएक्शन वो भी कांस्टेंट, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा दूसरी बाई ए नोड सेकेंड जो रिएक्शन है उसका इनिशियल कंसंट्रेशन। और मान लो ये फॉर्मूला इस तरीके से, क्योंकि आपके पास मैंने फॉर्मूला बता दिया, मैंने बोला ना अभी डिटेल नहीं, यहाँ पे शॉर्टकट बता रही हूँ आपको सारी चीजें। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, और आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए किसी एक का टी हाफ जो है फर्स्ट रिएक्शन का गिवन हो, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन हो, सेकंड रिएक्शन की आपको इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन हो, और उसका आपका टी हाफ पूछ लें, तो आप कैसे करोगे, तो आप डायरेक्ट आपको यही फॉर्मूला लगा देना, आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो इसका जो है ये इस तरीके से, मतलब यहाँ पे जो हाफ लाइफ टाइम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है वो किसके बराबर होता है, वो 0.693 अपॉन के, टी हाफ इसके बराबर होता है
फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आप हाफ लाइफ टाइम देख रहे हो तो कोई कंसंट्रेशन की टर्म साथ में नहीं आ रही, मतलब ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। कंसंट्रेशन हाफ हो, फुल हो या कितनी भी होती जाए, ठीक है, हाफ हो जाए, ठीक है, उसके बाद उसका फिर क्वार्टर हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो टी हाफ जो होगा वो चेंज नहीं होगा क्योंकि कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/k ए नोड, ये हो जाएगा टी हाफ, ठीक है। और nth ऑर्डर के लिए हम टी हाफ कैसे लिखेंगे, ये हम फॉर्मूला बता रही हूँ मैं आपको। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a नोड की पावर n-1, इसके बराबर ये होता है। और ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के आप वहां पे क्या लगा दो, के लगा दो ऐसे। तो बात यही होगी कि ये फॉर्मूला आपके पास आ गया कि इस तरीके से सेकंड ऑर्डर के लिए आप देखो, सेकंड ऑर्डर के लिए आपके पास निकल के आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 - 1, 2 में से 1 माइनस हो गया तो क्या आ गया 1, तो 1/a नोड किसके बराबर हो जाएगा, टी हाफ जो होगा 1/a नोड के प्रोपोर्शनल हो जाएगा फॉर सेकंड ऑर्डर, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगा दिया, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। एक और फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ जो हम किसी भी रिएक्शन का टी हाफ निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एक तो मैंने ये बता दिया, एक और बता देती हूँ, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, ये 2n की पावर n-1, 2 की पावर n-1 -1 अपॉन n-1, ठीक है। के ये के कांस्टेंट है, ए नोड n-1, ये फॉर्मूला। भाई जो आपके पास ये फॉर्मूला था 1/a नोड कॉन्स्ट, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या आ जाएगा 1/k, तो 1/k ए नोड की पावर n-1, ये आपके पास तो है ही, और आपके पास ये, तो ये एक और नया फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया जिससे आप किसी भी रिएक्शन का आप वहां पे उसका हाफ टाइम निकाल सकते हो। किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ये वाला फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूज नहीं कर सकते, बाकी सबके लिए यूज कर सकते हो। तो हम इसको ऐसे लिख लें कि n जो है, ये जो n है 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 के लिए 1 नहीं होगा, 1 होगा तो ये फॉर्मूला हम इसके लिए यूज नहीं करेंगे। हाँ, 0 के लिए आप यूज कर लो, आपके पास यूज करके देख लो कि 0 होगा तो 0 - 1, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर -1, यहाँ पे ये, और इस तरीके से 0 - 1 यहाँ से करके देख लो तो निकलता है क्या, वो आप निकाल लेना इसमें से। तो आपके पास ये 0 ऑर्डर के लिए यूज हो रहा है, ये सिर्फ किसके लिए यूज नहीं होता, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूज नहीं होता। तो मैंने आपको 0 ऑर्डर आप ध्यान रखना, और मैंने इसीलिए आपको ये इस तरीके से लिखवा दिया कि 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक 0 के लिए भी होता है, मैं बता रही हूँ ये फॉर्मूला यूज, ठीक है। तो इस तरीके से आप टी हाफ निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपसे क्वेश्चन में दे दें कि मान लो आपके पास दे दिया ए से बी बन रहा है, ठीक है, बी से सी बन रहा है, ठीक है। मान लो ये 100 है इसी कंसंट्रेशन, भाई इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ 50 हो गई, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो गई 25 हो गई, हाफ हो गई, ठीक है। इसमें टाइम जो लग रहा था वो 10 मिनट लग रही है, इसमें भी टाइम लिख दिया 10 मिनट लग रही है। तो बताओ रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, भाई कौन सी रिएक्शन है। आपने देखा टाइम वही है, टाइम क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। तो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है पर टाइम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। और आपसे दे दें कि 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, और ए है, ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, ठीक है। ए 100 है, 100 से 50, 50 से आपने क्या बना दिया यहाँ पे, मान लो यहाँ पे आपने 50, 50 से 25, ठीक है। और आपके पास टाइम दे दिया 10 मिनट, तो अब इसमें कितना टाइम लगेगा, और आपको बता दिया कि ये 0 ऑर्डर है, ठीक है। तो 0 ऑर्डर तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो आप बता दोगे उस तरीके से सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना, ऐसे क्वेश्चंस करके देखना, ठीक है ना। तो मैं आपको बता चुकी हूँ ट्रिक छोटी सी कि आपको किस तरीके से समझ में रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इनसे आप निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे, क्योंकि टी हाफ किस पे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। कंसंट्रेशन अगर हाफ होगी तो टाइम भी हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको बता दोगे, मैंने बता दिया इसका आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको बताने वाली हूँ ग्राफ्स। ग्राफ्स में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो देखो ध्यान से। ये भी एक ही चार्ट में लिखवा दूंगी, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, ठीक है। आप देखो ध्यान से यहाँ पे, 1 मिनट, देखो यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा था 0 ऑर्डर का, क्या पढ़ा था आपने फॉर्मूला 0 ऑर्डर का, आपने पढ़ा था यहाँ पे कि आपके पास निकल के आया था A इज इक्वल टू, यहाँ पे निकल के आया था A नोड इक्वल टू, आपके पास क्या आया था A प्लस KT, ये फॉर्मूला था आपके पास, ये था। आप इसको लिख सकते हैं A इक्वल टू, अगर मैं लिखना चाहूँ तो A नोड माइनस KT, ये आ गया। अब मैं ग्राफ बना रही हूँ इसमें और टाइम के बीच में, ठीक है। तो आपने पढ़ाई है, ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस ये c, ये आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो
अब यहाँ पे क्या है, ये m जो होता है ये स्लोप बताता है, x और y के बीच में क्या है हमारे पास ग्राफ बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे y के अंदर हम क्या रखेंगे, a रखेंगे और x के ऊपर t रखेंगे, बीच में ग्राफ बन रहा है। c क्या होता है, ये होता है हमारे पास इंटरसेप्ट, ये तो मैथ में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्लोप क्या है हमारे पास जो मिल रहा है, ये जो है हमें स्लोप मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, नेगेटिव है और लीनियर मिलता है इसमें, तो नेगेटिव यहाँ से, और कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट है तो इंटरसेप्ट, और ये आपने ऐसे बना दिया। तो आपने बोला कि जो ये आपके पास इसमें जो आपको इंटरसेप्ट मिला, इंटरसेप्ट वो क्या हो गया, वो हो जाएगा आपके पास ए नोड, ए नोड क्या हो गया आपका इंटरसेप्ट, मैंने यहाँ लिख रखा है इंटरसेप्ट, ठीक है। अच्छा कोई पूछे इसमें स्लोप की वैल्यू क्या है, यही पूछ लेते हैं ना, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि भाई जो ये ग्राफ है इसमें स्लोप की वैल्यू क्या है, तो स्लोप क्या है माइनस के, ये आर नहीं है ये माइनस के है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको ग्राफ मिल गया। अगर ये यही ग्राफ पूछा जाए फर्स्ट ऑर्डर में, फॉर्मूला रख लेना भाई, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी। ए फर्स्ट ऑर्डर में भी क्या आता है, लॉग आता है, तो वहाँ पे ln a होता है और t होता है, मतलब लॉग अगर उसमें कन्वर्ट करें, लॉग का फॉर्मूला पूरा बताया, तो log a अपॉन t में अगर आप ग्राफ बना रहे हो तो उसमें भी ग्राफ ऐसे आता है ना। और स्लोप क्या हो जाएगी उसमें माइनस के अपॉन 2.303, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगी लॉग ऑफ ए नोड, ये हो जाएगी। अब आप सोचोगे ये कैसे आ गया, मैं वही बोल रही हूँ, आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, फॉर्मूले नहीं याद रखोगे, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था अगर लॉग में कन्वर्ट करने के बाद, मैंने कहा ये होता है, ठीक है, लॉग ऑफ ए नोड अपॉन ए, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। लॉग में पूछे तो आपसे ऐसे कर दो, ln में पूछे तो ln a अपॉन टी है, तो वो वाला ln वाला फॉर्मूला लगा दो, उसमें भी क्या आ जाएगा, अब इस तरह का आपको ग्राफ मिल जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। क्या फॉर्मूला था वो, ln a नोड इज इक्वल टू ln a प्लस के टी। तो यहाँ पे क्या मिल रहा, बड़ा गंदा चार्ट बन गया यार ये तो, ln a निकाल लो इज इक्वल टू ln a नोड माइनस के टी। अब यहाँ पे कोई आपसे पूछे कि यहाँ पे स्लोप क्या है, देखो यहाँ पे स्लोप अगर ये इस फॉर्म में पूछे तो ये माइनस के बराबर है, ये देखो आप। और यहाँ से आपने जब इसको लॉग में कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से आपसे पूछे कि स्लोप क्या है, तो आप इसको पूरा खोलो, जैसे मैंने पूरा बता रखा है, तो मैंने कन्वर्ट किए की निकाली है, इसको वही फॉर्म में निकालो जैसे मैंने आपको पहले बता रखा था कि आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करके, और फिर आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो इसको, तो मतलब इस फॉर्म में यहाँ पे भी अगर मैं के की वैल्यू निकाल दूँ तो हमें के की वैल्यू इस फॉर्म में मिलेगी। अब इसको इसमें कन्वर्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो स्लोप है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है 2.303, ये तो बहुत गंदा लिखा है इसे मैंने, इसके बराबर है, इसके बराबर। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो, देखो ये टी यहाँ ले आओ, ये टी, ये 2.30, ये लॉग जब डिवाइड में हो तो मतलब माइनस ए नोड माइनस लॉग ऑफ ए, सॉल्व कर लिया आपने। अब इसको क्या करोगे, आपको लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए नोड माइनस के टी अपॉन 2.303, अब हो गया ना, ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख दिया ना आपने, ये देखो ये बन गया, ये वाई, ये एम एक्स और ये सी, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे y में इसके बीच में और x के बीच में t में ग्राफ बना दिया हमने, बना दिया y log a और t के बीच में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे m किसके बराबर है, माइनस के अपॉन 2.303, और m क्या होता है स्लोप, स्लोप क्या है माइनस के अपॉन 2.303। यहाँ पे log c सॉरी जो c है ये क्या होता है इंटरसेप्ट, किसके बराबर, log a नोड के बराबर, log a नोड के बराबर, समझ गए आप। तो मैं कह रही हूँ कि अगर आप इसको सिंपल, मैंने आप पीछे बताया था कि इस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसी हिसाब से कर लो तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ग्राफ याद रखना है। सेकेंड ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड ऑर्डर अब मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, बहुत ही गंदा बना दिया या जगह कम है। सेकेंड ऑर्डर के लिए यहाँ पे अब इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या था 1/a, ठीक है, और t के बीच में ग्राफ बनाना है, वो अब आप खुद चेक कर लेना। तो यहाँ पे ऐसे ग्राफ आएगा और स्लोप जो होगा इसमें वो किसके बराबर होगा, वो बराबर हो जाएगा आपके पास k के बराबर हो जाएगा, और जो ये इंटरसेप्ट है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1/a नोड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ग्राफ बनाओ, इसमें ग्राफ क्या हो जाएगा 1/a² और t के बीच में ग्राफ बना रहे हो तो ये देखो स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आपने देखा था वहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, ये k के बराबर, और जो ये इंटरसेप्ट है ये किसके बराबर हो जाएगा 1/a नोड स्क्वायर, इसके बराबर, ठीक है। स्लोप 2k के बराबर होगा, 2k के बराबर, ठीक है ना, इसके बराबर, ठीक है। और आप इसी तरीके से ग्राफ हमें क्या मिल रहा है, लीनियर ग्राफ मिल रहे हैं, आप देख रहे हो जो ग्राफ हमें कैसे मिल रहे हैं, लीनियर मिल रहे हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया इस तरीके से करना है। अब देखो अगर आपसे ग्राफ ये आपसे इसी फॉर्म में पूछेंगे, आपको याद रखना है, फिर भी मैं आपको सारे ग्राफ बनवा रही हूँ।
अगर हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से अगर हम पूरा का पूरा ग्राफ बनाते हैं, मतलब रेट के बीच में और टाइम के बीच में, सॉरी कंसंट्रेशन के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये 0 के लिए, ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए और ये थर्ड के लिए, ठीक है। तो ग्राफ इसमें कैसा आएगा, देखो इसमें 0 ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो ग्राफ हमारे पास क्या आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की आप बात करोगे तो ग्राफ हमें मिलेगा रेट और कंसंट्रेशन के बीच में जो ग्राफ मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। सेकेंड ऑर्डर में ग्राफ हमें क्या मिलेगा, रेट और कंसंट्रेशन स्क्वायर पे ऐसा मिलेगा। और थर्ड में जो है हमारे पास रेट और कंसंट्रेशन स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्यूब पे थोड़ा सा ऐसा मिलेगा। समझ रहे हो आप मेरे पास? तो आप समझिए ये रेट लिख रखा है मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ठीक है। एक ही क्लास में इसको वन शॉट में करा रही हूँ। एक मिनट सब बंद हो गया, ठीक है। तो मैं आपको इस फॉर्म में ये करा रही हूँ। तो ये आपको मैंने एक ग्राफ दे दिया, ये इस तरीके से ग्राफ पूछ ले तो आपको इस तरीके से बताना है। अच्छा ठीक है, अब देखो टी हाफ में बता चुकी हूँ, आप सबके लिए मैं टी हाफ आपको बता चुकी हूँ। और उसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में अगर ग्राफ पूछ ले, टी हाफ मैं सारे ग्राफ आपको एक ही जगह बता रही हूँ। कंसंट्रेशन में पूछ ले तो आपको पता है कि 0 ऑर्डर में वो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, तो लीनियर ग्राफ आएगा इसके अंदर। आप फॉर्मूले से आप समझ जाओ, वहीं से आप समझ जाओगे, फॉर्मूले देख लेना, आप निकाल के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे टी हाफ जो होता है इनिशियल इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता फर्स्ट ऑर्डर में, तो वो लीनियर रहेगा इस तरीके से, मतलब कॉन्स्टेंट रहेगा ऐसे, ठीक है। जब सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे तो टी हाफ क्या हो जाएगा, जो आपके पास 1/a0 जो कंसंट्रेशन थी उसके क्या हो जाएगा, ग्राफ इसका ये ऐसा आ जाएगा। और इसमें भी ग्राफ कैसा आ जाएगा, ये, अब इसमें भी ग्राफ आपके पास कैसा आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे ग्राफ एक ही जगह बता दिए हैं, आपने रिवीजन के लिए बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से सभी ग्राफ्स को कर लेना, ठीक है, सभी ग्राफ को कर लेना, ठीक है ना। देखो रेट किस किस पर डिपेंड करती है ना, कौन कौन से फैक्टर जो है जो रेट को अफेक्ट करते हैं, वो आपने सारा पढ़ रखा है एनसीईआरटी में, आप देख लेना कि कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की, अगर उसको चेंज करेंगे तो रेट पे क्या फर्क करेगा। तो कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट की बढ़ेगी तो रेट जो होगा रिएक्शन का वो क्या करेगा, वो बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, तो याद रखना कि जितने जैसे रिएक्टेंट अगर गैशियस होंगे तो उनकी रेट फास्टर होती है सॉलिड और लिक्विड रिएक्टेंट के कंपेरिजन में। अगर टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर को मैं बताऊंगी अभी, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। कैटलिस्ट डालने से क्या होता है कि वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है। सरफेस एरिया अगर आप इंक्रीज करोगे तो रिएक्टेंट्स का, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। अगर लाइट की बात करें तो जितनी भी जो है फोटोकेमिकल मतलब जो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती हैं, तो वो रिएक्शन अगर लाइट की प्रेजेंस में होंगी तो वो लाइट का सिर्फ यही फैक्टर है कि अगर लाइट का क्या फर्क पड़ेगा, तो जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होंगी वो लाइट की प्रेजेंस में होती है, तो उनके लिए आप लाइट जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी की बात करोगे, जितना आप एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करोगे, कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रेट जो है रिएक्शन की वो फास्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने मोटी मोटी बातें आपको बता दी है। देखो और बता देती हूँ, कहाँ पे कराया था मैंने टी हाफ का, ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर मैंने आपको यहीं पे लिखवा देती हूँ। तो टी हाफ है, टी हाफ की अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट ऑर्डर में, वो कांस्टेंट के बराबर होता है, ये कांस्टेंट है, मतलब वो क्या है, अगर ए नोड आपका बढ़े या घटे, टी हाफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, टी हाफ उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसका टी हाफ डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये नोड पे, तो कंसंट्रेशन बढ़ो घटो कुछ भी हो, टी हाफ आपका उतना का उतना रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड ऑर्डर मैंने क्या बताया, ये आपके पास निकल गया आ गया, मतलब अगर देखा जाए तो टी हाफ, ठीक है, ये ए नोड इधर लिया, इनटू में ए नोड, वो किसके बराबर हो गया, 1/k, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक फॉर्मूला मिल गया, टी हाफ अगर एक रिएक्शन गिवन हो, इनिशियल कंसंट्रेशन दूसरी रिएक्शन की, एक रिएक्शन की गिवन हो, और टी हाफ सेकेंड रिएक्शन इनटू में ए नोड ऑफ सेकेंड रिएक्शन। ये कैसे आपको पता है, ये आपने भाई एक रिएक्शन के लिए लिख लिया, ऐसा ही आप दूसरी रिएक्शन के लिए लिख लो, इसमें 1, ये फर्स्ट रिएक्शन के लिए तो 1 1 लगा दो, दूसरी रिएक्शन के लिए 2 2 लगा दो, कांस्टेंट तो वही रहेगा, दोनों के सामने कांस्टेंट है, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करो तो अब क्या होगा, यही फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, एक तरह से अगर आप देख रहे हो कि अगर ए नोड, अगर आपकी कंसंट्रेशन, देखो कंसंट्रेशन आपकी बढ़ेगी तो टी हाफ घटेगा, कंसंट्रेशन घटेगी तो टी हाफ बढ़ेगा, समझ रहे हो, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो टी हाफ बढ़ेगा, ये तो कॉमन चीजें हैं जो आपको पता है, मैंने सब कुछ एक चार्ट में कराया, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सिर्फ निचोड़ निकाल के दे रही हूँ चैप्टर का कि ये चैप्टर में निचोड़ है, एक्चुअल में ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो, हाँ तो ये तरीके हैं। आप लाइफ टाइम देखें, कई बार आपको क्या कर लेंगे, आपको ग्राफ दे देंगे और पूछ लेंगे बताओ रिएक्शन किस ऑर्डर की है। भाई आपको 2-4 लाइनें लिख दी और ग्राफ दे दिया, बताओ रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो आपको ग्राफ पता होंगे तभी तो आप बताओगे रिएक्शन के। तो ये हम बताते हैं कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं रिएक्शन के, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के। तो ये ग्राफिकल मेथड से भी आप बता सकते हो कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ऐसे आप हाफ लाइफ टाइम से बता सकते हो कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ठीक है ना, ठीक है। देखो अब हम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे और भी मेथड है, जैसे वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड है, जिसको यूज़ करके हम रिएक्शन का किस ऑर्डर की रिएक्शन है वो हम बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और मेथड्स हैं, अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स हैं, जिसमें आपने स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन वगैरह पढ़ा है। रेशो वेरिएशन मेथड भी है, जिससे आप निकाल सके, जिसकी आप बेसिस पे बता सकते हो कि ये क्या है, किस मतलब ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे वांट ऑफ पूरा ना समझा के आपको एक सिंपल सी चीज़ें कुछ बताती हूँ। उसी प्रिंसिपल पे रेशो वेरिएशन मेथड डिपेंड करता है, और रेशो वेरिएशन मेथड मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि मैंने जो पेपर में पुराने पेपर्स देखे हैं उसमें रेशो वेरिएशन मेथड पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो याद देखना, यहाँ पे मैं बता रही हूँ वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड जो है उसका जो प्रिंसिपल है, उसकी जो कुछ बातें हैं वो बता रही हूँ यहाँ पे, और फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूंगी, उससे क्वेश्चंस निकाल सकते हो। उससे भी वही है, ऑर्डर निकालना है, आपको पता चल जाएगा कि भाई ये सेकंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, क्या कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, अगर इफ कंसंट्रेशन डबल, अगर कंसंट्रेशन डबल हो रही है, क्या हो रही है, डबल हो रही है, और अब ध्यान से देखना कंसंट्रेशन डबल हो रही है तो रेट, अगर रेट पे कोई इफेक्ट ना पड़े, मतलब रेट उतनी की उतनी है, कंसंट्रेशन क्या हो गई, डबल हो गई, और रेट पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, कोई इफेक्ट ना पड़े, भाई उसका मतलब रेट पे चेंज ही नहीं हो रही, मतलब रेट जितनी है उतनी की उतनी है, कंसंट्रेशन डबल होती जा रही है, तो आपको समझ जाना है कि वो कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो आपकी है। ठीक है, दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर कंसंट्रेशन डबल कर दी जाए और रेट क्या हो जाए, रेट भी डबल हो जाए, तो आप क्वेश्चन को देखते बता दोगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अगर रेट जो कंसंट्रेशन है वो डबल हो जाए और रेट जो है आपका क्या हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए, तो आप क्या बोलोगे, वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड, और यही प्रिंसिपल है रेशो वेरिएशन मेथड के भी। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या फॉर्मूला निकलता है, n इज इक्वल टू log ऑफ R2 बाई R1 अपॉन log ऑफ C2 बाई C1। देखो ये फॉर्मूले से भी आप बता सकते हो, इसमें n क्या है, आप उसका ऑर्डर निकाल रहे रिएक्शन का, ये रेट है, ये कंसंट्रेशन है। मान लो कंसंट्रेशन क्या हो रही है आपकी, डबल हो रही है, केस फर्स्ट, कंसंट्रेशन क्या है आपके पास, डबल, 2C हो गई। C1 जो है, पहले देखो इसको इस तरीके से सॉल्व करो, फर्स्ट केस C1 जो है, ये भी मेरे को लग रहा है मैं बताऊँ ना, चलो बता ही देती हूँ। C1 कंसंट्रेशन, अगर आपके पास C थी पर आपने देखा बाद में कंसंट्रेशन क्या हो गई, डबल हो गई, तो रेट पहले क्या था, R1 R था, तो R2 क्या था, वो भी R ही है, यही तो है, रेट चेंज नहीं हो रहा। तो आपने इस वैल्यू को पूरा इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, log C2C अपॉन C अपॉन log R अपॉन R, तो R अपॉन R ये वाला जो देखोगे आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, नहीं सॉरी देखो मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है, ये फॉर्मूले में रखना है। तो लोग रेट क्या है, R अपॉन R, और इधर क्या, लोग 2C अपॉन C। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये लोग 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोग 2। ठीक है, जब आप इसको लोग 1 क्या होता है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर। तो इससे भी आपने बता दिया कि वो रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर। अगर इस तरीके से गिवन हो तो आप क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हो, बट ये ऐसा नहीं आता है। क्वेश्चन जो आता है वो रेशो वेरिएशन मेथड पे मैंने देखा है, इस पे आए तो आप इस तरीके से आप समझ जाना, कहीं पे भी अगर कंसंट्रेशन डबल कर रखी है और रेट पे कोई इफेक्ट ना हो, जीरो ऑर्डर है, कोई फॉर्मूला लगाना, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, आपको इस तरीके से लिखना है और वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है ना, बाकी आप इनमें पुट करके देख लो। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगी, पहली C रहेगी, दूसरी कंसंट्रेशन क्या है, डबल ही है, डबल 2C है, रेट क्या हो जाएगी, डबल पहले R1 थी R है, दोबारा जब रेट आपने देखा जैसे कंसंट्रेशन डबल हो गई, रेट क्या हो जाएगी, 2R हो जाएगी। उसे सॉल्व करके इसे पुट करके रखोगे तो आपको पता चल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, अब मैं आपको कराती हूँ रेशो वेरिएशन मेथड।
भाई चैप्टर में बहुत कुछ है समझाने को, और उसमें से सिर्फ आप शॉर्ट निकाल रहे हो कि आपके क्वेश्चन, अगर आपने कुछ नहीं भी कर रखा और इस तरीके से करोगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वो चीज़ें मैं बता रही हूँ, इसका प्रिंसिपल भी सेम है, आपको वही चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर रेट डबल हो, यही चीज़ इसमें अप्लाई करनी है। और एक चीज़ याद रखना इसमें कि इसमें आपके पास क्या है, 2 रिएक्टेंट गिवन है। ध्यान सुनना मेरी बात, मान लो A और B है, इससे कुछ बन रहा है प्रोडक्ट, आपके पास 2 रिएक्टेंट गिवन है, ठीक है। अगर आपने मेरी एक बात जो मैं बोल रही हूँ अगर वो ध्यान से सुनोगे ना, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। जो आपके पास एक रिएक्टेंट A है, एक रिएक्टेंट B है, इस क्वेश्चन को इसको सॉल्व करने का इसमें एक बात याद रखना हमेशा कि कंसंट्रेशन एक रिएक्टेंट की वेरी कर रही हो, ठीक है, और दूसरे रिएक्टेंट की हमें कंसंट्रेशन को फिक्स करना हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ दिस वेरिएशन ऑन रेट के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अभी मैं आपको इसको समझाती हूँ। देखो ऐसे पेपर में गिवन होता है, आपने देखा भी होगा, A है, B है, और ऐसे करके लिख देते हैं रेट है, ठीक है। ये देखो A, B और रेट ऐसे लिख देते हैं। आप दे दिया A की कंसंट्रेशन 0.1, इसकी कंसंट्रेशन 0.1, ये पेपर में गिवन होते हैं ऐसे, ठीक है। ये ऐसे गिवन है इस तरीके से, और आपसे पूछ लिया जाए कि आपने लिखा इसके करस्पॉन्ड आप रेट ला लिख लो, रेट ला क्या लेगा, रेट इज इक्वल टू के A और B। आपसे पूछ लिया जाए ये X और Y की वैल्यू बताओ, मतलब ऑर्डर बताओ, किस ऑर्डर, A के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, B के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर, आप कैसे करोगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और ऐसा आया हुआ क्वेश्चन है, मैं देखूंगी, मैं आपको अभी अपने फ़ोन से वो क्वेश्चन निकाल के, और मैं इसको भी मैंने क्योंकि रिटर्न नहीं किया, मैं आपको सिर्फ समझाने लग गई, तो फिर वो निकाल के आपको मैं समझाऊंगी कि देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो ध्यान से ये क्वेश्चन कैसे करना है। मैंने क्या बोला, जब 2 रिएक्टेंट इस तरीके से गिवन हो तो उसमें आप क्या करना है कि कंसंट्रेशन जो है एक रिएक्टेंट की जो है आपको वेरी करनी है, और दूसरे की रिएक्शन की कंसंट्रेशन को फिक्स करना है, और उसके करस्पॉन्ड रेट देखना है, ठीक है। देखो आपने देखा A 0.1 यहाँ पे, 0.1 यहाँ पे, ध्यान से देखना, ठीक है, और यहाँ पे 0.4। आपने देखा कि A की कंसंट्रेशन कहाँ पे फिक्स है। आपने जब यहाँ देखो, जैसे आपने एक को फिक्स कर लो, पहले आप A को फिक्स कर रहे हो, B को फिक्स कर रहे हो, आपकी मर्जी है। मान लो मैंने यहाँ पे B को फिक्स कर लिया, ऊपर देखो 0.1 0.1, मैंने इसको क्या कर दिया, फिक्स है भाई ये भी वैल्यू सेम है, ये भी वैल्यू सेम है। और यहाँ पे देखो एक एक्सपेरिमेंट 1 ये है, एक्सपेरिमेंट 2 ये है, एक्सपेरिमेंट 3 ये है। ध्यान सुनना, आपने ये 2 एक्सपेरिमेंट ले लिए, इसमें A जो है आपने देखा वेरी कर रहा है, और B क्या है, फिक्स हो गया। अब इसके करस्पॉन्ड हम रेट देखेंगे। A क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। एक्सपेरिमेंट अगर 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2 अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो A की जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वेरी कर रही है, ठीक है, और B की कंसंट्रेशन देखो आप फिक्स है, ध्यान से देखो फिक्स है। अब इसके करस्पॉन्ड रेट देखेंगे, और जो यहाँ से ऑर्डर आएगा वो किसका हो जाएगा, A का, क्योंकि हमने क्या कर रहा है यहाँ पे B को तो फिक्स कर रखा है, हम किसका निकाल रहे हैं, मतलब A का निकाल रहे हैं। तो इसके करस्पॉन्ड आप रेट देखो, 8 है, यहाँ 32 है। जैसे आपने देखा 1 से 4 हो रहा है, मतलब यहाँ पे रेट कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। मतलब आपने देखा यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, 4 गुना हो रही है, 4 टाइम्स हो रही है। भाई 1 था यहाँ पे, यहाँ 4 हो गया, तो 4 इसको 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 4 आएगा। तो मतलब 1 का कितना, 4 टाइम्स हो गए रेट, 4 टाइम्स हो गए ना। अब सॉरी रेट नहीं, कंसंट्रेशन, A की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स हो गई, तो रेट देखो क्या है, तो 8 चौक 32। जैसे ही आपकी रेट की कंसंट्रेशन जो रेट है अगर वो 4 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, रेट क्या है 4 टाइम्स हो रहा है, और यार सॉरी कंसंट्रेशन A की आप देख रहे हो क्या है 4 टाइम्स हो रही है, ठीक है, तो रेट भी क्या है आप देख रहे हो क्या हो रही है 4 टाइम्स हो रही है, ठीक है। मतलब ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का, 1 ऑर्डर होगा। क्यों, मैंने क्या बताया था आपको, देखो अगर कंसंट्रेशन डबल, मतलब डबल, अगर कंसंट्रेशन डबल और रेट भी क्या हो जाए डबल, तो ऑर्डर क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर। अब कंसंट्रेशन क्या हो रही है 4 टाइम्स, तो रेट भी क्या हो रही है 4 टाइम्स, मतलब क्या है, ये अगर 4 गुना बढ़ रही है तो ये भी 4 गुना हो रही है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो आपके पास आप लिखोगे रेट इक्वल टू के, और A के ऊपर जो आपने X की वैल्यू निकाल दी दैट इज 1, ठीक है ना। अब देखो, अब हमें B का निकालना है, ऑर्डर B का। अब B का कैसे निकालोगे, B का कैसे निकालोगे, यहाँ पे जो Y निकालना चाह रहे हो कैसे निकालोगे। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको A की कंसंट्रेशन फिक्स करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 1 और 3 में क्या है, A की कंसंट्रेशन क्या है, फिक्स है, ठीक है। और फिर देखो 1 और 3, क्योंकि 1 और 3 ले रहे हैं तो 1 और 3 में देखना है। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 टाइम्स हो रही है, ध्यान से देखना क्या हो रही है 2 टाइम्स। भाई 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर 2 टाइम्स हो रही है ना, तो रेट भी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो, तो रेट क्या हो रही है यहाँ पे 2 टाइम्स हो रही है। इसका मतलब अगर ये कंसंट्रेशन डबल तो रेट भी डबल, मतलब B भी क्या आ रहा है आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है,
ठीक है। और आपने क्वेश्चन में कह दिया कि y की वैल्यू भी 1 और आंसर ऐसे गिवन होगा। ऑप्शंस में इस तरीके से आंसर गिवन होगा तो आपको ऐसे करने हैं क्वेश्चन। समझ रहे हो आपको इक्वेशन कैसे करने हैं? ऐसे करने हैं आपको क्वेश्चंस, और इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं? निकालने हैं सभी इन्हीं तरीकों से, ठीक है ना, इस तरीके से। तो होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि ये समझना जरूरी है, इससे क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक। तो गाइज ये क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अभी पेपर में क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं, मैंने बोला ना आपको कि बहुत कम टाइम लगने में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपको पता ही टाइम भी कम होता है और क्वेश्चन कितने होते हैं वो भी आपको सब पता है कि 180 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन में कितना टाइम मिलेगा सब कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको देखते ही क्वेश्चन हो जाए, इतने ईजी क्वेश्चन होते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बताया, आप वही ट्रिक लगाओ जो मैंने आपको बताई, जो मैंने आपको ये समझाया था, ठीक है। इसी तरीके से हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको चीज़ें आती है ना, कॉन्सेप्ट आता है, तो आप कर सकते हो क्वेश्चंस को बहुत जल्दी। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे किया कि भाई हमने इतना ट्रायल्स करे, इतने एक्सपेरिमेंट किए, तो उससे हमें ये डाटा मिला, और अब हमें जो इस क्वेश्चन में हमें रेट की बताना है कि उसका जो रेट होगी, वो जो रेट वाला जो उसने लिखा है वो क्या होगा, एक्स वाई जो वैल्यूज है उसका ऑर्डर, जैसे यहाँ पे लिखा है 0 2 1 2 1 1 1 0, तो ये कैसे, ये इसका आंसर क्या होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं, देखो ध्यान से। आपको मैंने क्या बोला, आपको ए का निकालना है। मान लो आपने अपनी तरफ से क्या लिखोगे, रेट इक्वल टू क्या होगा, ए के और बी, ठीक है, और यहाँ पे के था, ये एक्स मान लो, ये वाई, ये तो निकालना है आपको, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, ए का निकालना है तो बी की कंसंट्रेशन फिक्स कर दो। अब ए का निकालना है तो बी की फिक्स कर दो, यहाँ पे क्या है, फिक्स है, ठीक है। और ए की देखो यहाँ पे, और इसके करोस्पॉन्ड रेट देखो और ऑर्डर आप बता दोगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये कितना हो रहा है यहाँ पे, भाई आप यहाँ पे देखो तो ये 4 दूनी 8, मतलब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कंसंट्रेशन क्या है, 2 टाइम्स हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, रेट क्या है, रेट तो भाई यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है, रेट क्या है, सेम है। मैंने क्या बोला, अगर कंसंट्रेशन, देखो इसीलिए कह रही थी मैं आपको ये चार्ट याद रखना, अगर कंसंट्रेशन डबल हो रही है, कंसंट्रेशन डबल हो रही है 2 टाइम्स मतलब डबल ही हो रही है, रेट पर कोई इफेक्ट ना पड़े तो ऑर्डर क्या होगा, 0 ऑर्डर होगा। रेट जो है आपके पास क्या है, इसके ऊपर रेट वो की वो है, यहाँ पे भी क्या है 5.5 × 10⁻⁻⁴, 5.5 × 10⁻⁻⁴, मतलब अब ये रिएक्शन क्या होगी, ये 0 ऑर्डर। मतलब इसके लिए अब ये हमने क्या फिक्स किया था, ए के, तो ए क्या हो जाएगा, 0 ऑर्डर, ठीक है ना। ए क्या हो जाएगा आपके पास, 0 ऑर्डर हो जाएगा। समझे आप मेरी बात यहाँ पे कि ए आपके पास क्या आ रहा है, 0 ऑर्डर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, नेक्स्ट आपके पास क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मतलब आपके पास ये x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, मतलब 0 ऑर्डर हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब आपको b का निकालना है, सॉरी b का निकालना है, तो अब क्या करोगे, a को फिक्स कर दो। a फिक्स कौन सा हो रहा है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट, 3 ट्रायल्स आपने ली हैं। तो फर्स्ट में a जो है ये है, और थर्ड में यहाँ पे a क्या है, फिक्स है, ठीक है, फिक्स है, ठीक है ना, a क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो अब देखो इसके करोस्पॉन्ड बी में क्या आ रहा है, 20 से क्या हो रहा है, 40, और रेट क्या है आपको ये देखनी है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ 20 से 40 मतलब 2 को आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कंसंट्रेशन क्या हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है। भाई यहाँ पे तो 20 से 40 हो रहा है ना, तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है। रेट देखो कितना हो रही है, रेट देखो 5.5 2.2, इसको अगर आप देखोगे तो ये क्या है, 4 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने क्या बोला, इसको इधर देखो तो ये क्या है, 4 टाइम्स है। अब ये 4 टाइम्स है और कंसंट्रेशन क्या थी, 2 टाइम्स, और रेट कितना हो रहा है, 4 टाइम्स। जब कंसंट्रेशन क्या हो, डबल हो, और रेट क्या हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए, कंसंट्रेशन डबल और रेट क्या हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, सेकंड। तो आपके पास क्या आ गया इसका आंसर की रेट, आप कैसे लिख लोगे, आप लिख लो अपना इज इक्वल टू के, ए के ऊपर क्या थी, 0 पावर थी, और बी के ऊपर क्या आ जाएगी, 2। तो आपका भी आंसर है। बताओ इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा, कुछ भी टाइम नहीं लगा भाई, ये इसके 4 टाइम्स ही है। और नहीं अगर आपको ऐसा करना आ रहा है तो आप, मैंने क्या बताया, फॉर्मूला रख दो, log R2/R1 log C2/C1, यही तो फॉर्मूला रखते हो आप, यही रखते हो ना। अब देखो n, अगर आपको ऐसे ट्रिक की नहीं समझ में आ रहा तो आप फॉर्मूला रख के निकाल दो, log, फॉर्मूले में टाइम लग जाता है। रेट क्या है, R2 2.2 × 10⁻³ यहाँ पे क्या है, 5.5 × 10⁻⁴, ये है ना, ये है, अपॉन लोग, ये क्या है, ये कंसंट्रेशन 2 कितनी है, 0.80 0.40, ये आया आप पास, यही आया। इसको और सिंपल तरीके से सॉल्व करो, लॉग 2 अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 की, मैं इतना सिंपल यहाँ पे बता रही हूँ आपको, ये 10⁻⁴ ऊपर प्लस में चला जाएगा ऐसे, और 5.5, इतना सिंपल मैथ, क्योंकि यहाँ पे गलती कर देते हैं ये इधर। तो 3 से 3 कटे तो यहाँ पे 1 बच्चा, यहाँ पे इसको लिख लो log 2
यहाँ पे क्या होगा 20। अब देखो यहाँ पे क्या 220, ये यहाँ से कट गया और यहाँ पे क्या आ गया 55, 5.5 है यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा log 220 अपॉन 55 अपॉन log यहाँ पे क्या है 80/40, 0 0 काट दो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 8/4, 4 2 8। ये आ गया आपके पास, ध्यान से देखना, ये आ गया आपके पास। अब देखो यहाँ पे लोग, अब 55 को काटोगे तो 55 4 20, तो यहाँ पे क्या आ गया ऊपर log 4, भाई मैंने ऐसे कटपिट में कर रही हूँ, समझना, log 4 अपॉन log 2, और ये क्या है 2 की पावर 2, तो 2 क्या आ जाएगा आगे 2 log 2 अपॉन log 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो एन ऑर्डर क्या आ गया आपके पास 2, y की वैल्यू क्या आ गई 2, तो आपने ऐसे कर दिया। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये मैंने इसीलिए बोला कि 4 टाइम्स, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इतना सब सॉल्व करो, इतना आपको पता ही है यहाँ पे कि ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो आप सॉल्व कर दो, मैंने जो शॉर्टकट बताया आपको। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं डियर, ये क्वेश्चन आपके पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया कितनी जल्दी होता है क्वेश्चन। आप सिर्फ एक की कंसंट्रेशन फिक्स कर दो, दूसरे की फिर उसके करॉस्पोंड रेट देख लो, फिर दूसरे की फिक्स करके उसके करॉस्पोंड रेट देख लो, और उस हिसाब से आप फटाक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ पे और अप्रोक्सीमेशन मेथड्स जो हैं वो सब नहीं कराऊंगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं और उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। तो आपको जिसमें जो क्वेश्चन जहाँ से बने हुए हैं मैं वो टॉपिक्स आपको करा रही हूँ। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जो मतलब फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं होती, जैसे इसका नाम है सूडो, झूठा फॉल्स, तो सूडो और इसका क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो मतलब सूडो फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट होती नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस के ऊपर क्या होती है वो रिएक्शन बिहेव करने लगती है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की तरह। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता, जैसे एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। भाई इथाइल एसीटेट का एसिड हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, ये किसका एग्जांपल है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। दूसरा आ गया आपके पास एसिड कैटेलाइज्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, एग्जाम्पल है। एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, ये आपको ऐसे रिएक्शन के फॉर्म में भी दे सकते हैं, इथाइल एसीटेट लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, और उसका हाइड्रोलाइसिस कर दो किसके प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो वो हमें क्या मिलता है CH3COOH प्लस C2H5OH, तो इस तरीके से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। इसके अंदर क्या है एसिड कैटेलाइज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का फॉर्मूला क्या है C12H22, करवा रखा है मैंने बायोमोलिक्यूल्स में सब। इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो किसके प्रेजेंस में, एसिड में, तो हमें क्या मिलता है आपको पता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है ना। तो ये भी क्या है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान से सुनो, देखो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये बहुत एक लाइन लिखवाऊंगी उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, याद रखना। कोई भी केमिकल रिएक्शन, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, विद राइज इन टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेल्सियस, भाई अगर टेम्परेचर में राइज क्या हो रहा है बाई 10 डिग्री सेल्सियस, राइज RISC इन टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेल्सियस, जो रेट कांस्टेंट जो होता है, रेट जो कांस्टेंट होता है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। याद रखना जैसे ही आपका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाएगा उसका जो रेट है वो भी डबल हो जाएगी, ये याद रखना। अभी इसमें से में क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन को इस फॉर्म में दे देंगे कि भाई टेम्परेचर पहले इतना था और उसमें 10 डिग्री बढ़ा के दे देंगे, अब बताओ रेट क्या है, पहले रेट दे रखी होगी तो आपको रेट को क्या कर देना, वहां पर डबल कर देना, रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका डबल हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये लाइन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक अब मैं पढ़ाती हूँ आपको अर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। अर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, K इज इक्वल टू, इक्वेशन ही पूछ लेते हैं, A e की पावर माइनस EA अपॉन RT, ये होती है अर्हेनियस की इक्वेशन, ठीक है। K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA अपॉन RT। A क्या होता है यहाँ पे, ये होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या इसको हम कह सकते हैं अर्हेनियस फैक्टर, या हम इसको कह सकते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है। ये जो EA है आपके पास, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और आपके पास अगर ये पूरा पूछा जाए E की पावर
माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन ई ए। ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये किसकी, ये वैल्यू किसकी क्रॉसपॉन्ड है, क्रॉसपॉन्ड टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन ई ए। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आपको पता है ए को क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं। ठीक है, आपको इसमें देखो, इसको खोलते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, इसको लिखा एल एन के माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ई अपॉन आर टी यहाँ आ जाएगा, और एल एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, ये आपके पास। ठीक है, अब इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई 2.303 आर टी। भाई 2.303 लॉग हो जाता है ना, तो फिर 2.3 लिख दिया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, लॉग ए, आपने ये लिख दिया। ये एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो इसको हमने क्या लिखा, अब मुझे ग्राफ बनाना है। ठीक है, कैसा इसका ग्राफ बनाना है, अब हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ध्यान से देखो। ग्राफ बनेगा, इधर बना देती हूँ, नहीं नेक्स्ट पेज ही ले लेती हूँ। ये देखो इधर ध्यान से, आपके पास इसमें ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, देखो आपके पास क्या है, log k इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस log a। ठीक है, ये क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स, यहाँ पे माइनस में स्लोप एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। आपके पास इंटरसेप्ट क्या आ गया, ये। ठीक है, आपके पास m क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन, और स्लोप log k और t के बीच में, y और x के बीच में, x क्या है t। आप स्लोप बनाते हो और नेगेटिव स्लोप आ रहा है और इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, ये इस तरीके से। तो अब आपसे कोई पूछे तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, क्या आ रहा है, log a। ठीक है, और आपके पास स्लोप क्या आ जाएगा इसमें, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, टी नहीं है, टी तो एक्स में आएगा, ये आपके पास स्लोप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आपके पास स्लोप आ जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है उसी पेपर में, जो मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था वो आया हुआ था, और एक आपसे ये पूछा हुआ था कि जो अरेनियस इक्वेशन में जो हमने ग्राफ बनाते हैं उसमें जो स्लोप मिलता है, ग्राफ क्या, लीनियर ग्राफ, और स्लोप क्या मिलता है, ये मिल रहा है, और इंटरसेप्ट कितना होगा, इंटरसेप्ट ये, तो स्लोप की वैल्यू पूछी हुई थी क्या होगी, तो वो ये होगी। ठीक है ना, अगर आपसे वो एल एन के फॉर्म में पूछ लें, भाई इसमें पूछ लें, अब ग्राफ बताओ, मतलब आपको वो पेपर में ऐसे दे रखा हो एल एन के और टी के बीच में ग्राफ है, अब वो आपसे स्लोप पूछेंगे, ग्राफ नहीं स्लोप पूछेंगे। ठीक है, तो ग्राफ बना दिया आपने, तो यहाँ पे जो है, क्योंकि इक्वेशन क्या है आपके पास, इक्वेशन इसीलिए आनी चाहिए क्योंकि आप उसके बिना फिर आप ग्राफ नहीं बता सकते हो। y एम एक्स सी, टी एक्स है और y के बीच में तो ग्राफ बन गया। ठीक है, तो अपने पास जो बाकी पोर्शन बच गया वो होता है m, और m क्या होता है, स्लोप। तो स्लोप इसके केस में क्या आ जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर, और इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, एल एन ए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, समझ रहे हो आप मेरे को। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन है, मान लो डिफरेंट टेम्परेचर पे गिवन है और K2 K1 की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला निकाल देती हूँ इसी के अंदर, क्योंकि आप अलग अलग लिख के देख लो फिर निकाल के देख लो, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लो। E अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, K2 K1 जो आपके पास ये है, ये रेट कांस्टेंट है। ठीक है, और T1 T2 क्या है, ये टेम्परेचर है। ठीक है, T1 T2 टेम्परेचर के क्रॉसपॉन्ड रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, K2 K1। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो अरेनियस इक्वेशन में आपके पास जो इक्वेशन है वो याद रखो, दो यहाँ पे ग्राफ बनते हैं, एक एल के फॉर्म में बनाओ, एक लॉग के फॉर्म में बनाओ, और आपके पास उसमें ग्राफ सेम बनता है बट स्लोप में डिफरेंस आता है कि यहाँ पे 2.303 आ जाता है, यहाँ पे इस तरीके से रहता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये मैंने ये भी करवा दिया, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है,
अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कैटलिस्ट जो होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होता है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, मतलब इन रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। पहले वो रिएक्शन मान लो 10 घंटे में हो रही थी, लेकिन आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो वो रिएक्शन कितने में हो जाएगी, 5 घंटे में हो जाएगी, 2 घंटे में हो जाएगी, 1 घंटे, मतलब उसने क्या कर दिया, उसका टाइमिंग कम कर दिया, मतलब रेट को इतना फास्ट कर दिया कि वो जल्दी से वो रेट जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होने लग रही है। ठीक है ना। कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि ये क्या करता है कि एक तरह से जो एक्टिवेशन एनर्जी ना उसको कम कर देता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में उसको क्या कर देता है, ये कम कर देता है। ऐसे जैसे मान लो आपने एक ग्राफ मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, ये रिएक्टेंट था, यहाँ पे आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपके पास ये ग्राफ ऐसे बन रहा था। ठीक है, लेकिन अभी ये ग्राफ तब है जब आपने कैटलिस्ट नहीं डाला। अगर आपने क्या कर दिया, कैटलिस्ट डाल दिया उस रिएक्शन में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो ये जो पोटेंशियल बैरियर था भाई, एक रिएक्शन को यहाँ तक पहुंची फिर वो कंप्लीट यहाँ तक ऐसे। ठीक है, तो ये जो बैरियर था इसको वो कम कर देगा, इस हाइट को, और वो ऐसे कर देगा। तो अब रिएक्शन फटाक से क्या है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट। तो आप देख रहे हो पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो इतनी थी, जैसे ही आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी अब क्या हो गई, कम हो गई। अब एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गई। और विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी, विदाउट कैटलिस्ट ये थी, जब आपने कैटलिस्ट नहीं डाला था तो एक्टिवेशन एनर्जी थी ये थी, जब आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। ठीक है सॉरी, देखो एक जो कैटलिस्ट होता है ना, उसका एक चीज़ याद रखना कि वो कभी भी रिएक्शन को अल्टर नहीं करता है, मतलब उसकी गिब्स एनर्जी को, डेल एच को, रिएक्शन को कोई भी उसमें चेंज नहीं करता है। इट कैटलाइज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बट नॉट कैटलाइज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये याद रखना। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मैं नहीं लिखवा रही, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कोलिजन थ्योरी। और कोलिजन थ्योरी में क्या था कि रिएक्शन जो होती है वो किसकी वजह से होती है, जब मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। तो आपस में जब वो टकराते हैं तो क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी रिएक्शंस अक्कर होती है। ठीक है, जितने भी कोलिजन्स होते हैं वो सारे के सारे इफेक्टिव नहीं होते, वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी। एक तो मेरे फोन में स्पेस भी कम हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको तुरंत एक फॉर्मूला बता देती हूँ, ये याद रखना कि ये फॉर्मूला होता है PZAB e⁻ EA/RT। ये आपके पास होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। P क्या होती है, ये प्रोबेबिलिटी होती है। कोलिजन थ्योरी में फॉर्मूला निकाल ले, ये प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी या हम इसको कह सकते हैं स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर। ठीक है, स्टेरिक फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारे पास ZAB है ये हमारे पास होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब पर सेकंड में कितने कोलिजन वहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ZAB यहाँ पे। ठीक है, और ये यहाँ पे ये A और B है, ये आपके पास रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स ले रखे हैं AB वो है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको जो नई टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई थी इसके अंदर PZAB वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये कोलिजन थ्योरी में बस आपको यही याद रखना है। और ये मैंने एक शॉर्ट में आपको केमिकल काइनेटिक्स का मोटा मोटा सब बता दिया है, जिसमें से मैंने पेपर में क्वेश्चंस आए जो हैं उसके बेसिस पे मैंने सारा बता दिया है। आप ये करके चले जाओगे, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, SSC का तो मैंने क्वेश्चंस देखा नहीं है, स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन पे पूछे क्योंकि थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। तो जहाँ तक मेरे हिसाब से आपका यहाँ तक ये जो है पोर्शन, इसमें से क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, कवर हो जाएंगे। इसको आप कर लो, उसके बाद में हम केमिकल काइनेटिक्स को डिटेल में भी करेंगे किसी और एग्जाम्स के लिए। ठीक है ना, तो होप आपको समझ में आया होगा। और केमिकल काइनेटिक्स मैंने आपको ये एक वीडियो में करा दी है। एंड थैंक यू।